हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक प्रिज्म आपको दिया गया है। ठीक है, उसका प्रिज्म एंगल जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो है 63 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 29 डिग्री है। ठीक है, और ये जो केस है वो मिनिमम डेविएशन वाला ही है। ठीक है, इस केस में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस तरीके आएगा कि देयर इज अ प्रिज्म ऑफ एंगल 63 डिग्री in case of minimum deviation, angle of minimum deviation is 29 degree. Calculate the angle of incidence. ठीक है, यानी प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 63 डिग्री है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये पाया गया कि जो अल्पतम विचलन कोण का मान है वो 29 डिग्री है। तो आपको बताना है कि जो आपतन कोण था वो कितना है। ठीक है, तो पहले आपको जरा याद दिला दी कि कौन से एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते थे। तो जैसे ये प्रिज्म है, ऐसे रे आई, ये होता था आपतन कोण, इसको हम लोग I1 से दिखाते हैं। ये होता था R1, ये होता था R2, और ये आगे निर्गत कोण इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये होता है I2। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस I2, और ये दोनों ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीजें हम लोग को इस तरीके से सिंबलाइज करनी है। तो यहाँ पे उसने आपतन कोण पूछा है, तो एक तरीके से हमें क्या निकालना है, I। और ये केस किसका है, अल्पतम विचलन का केस है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया बोला है, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है तो आपको कुछ रूल्स याद होंगे। जैसे पहला रूल था कि I1 I2 की वैल्यू बराबर हो जाती है, R1 R2 की वैल्यू बराबर हो जाती है, और इनके साथ साथ जब हम लोग ने I1 की या I2 दोनों वैल्यू बराबर क्यों निकाली थी, तो I3 A प्लस डेल्टा M बाई, याद हो गया फॉर्मूला। ये केवल तभी लगेगा जब केस किसका हो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हो और मिनिमम डेविएशन का ही केस हो, यानी उस केस में मिनिमम डेविएट हो रही तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये सारी चीजें उसी में वैलिड है कि I1 I2 बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, और I1 का वाला फॉर्मूला बन गया है। तो I1 का फॉर्मूला पता है, वैल्यू लिख दीजिए, A की वैल्यू 63, डेल्टा M वैल्यू 29 अपॉन 60 20 80 92 आएगा, 92 अपॉन 2 करेंगे 46 आएगा दूसरा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये चीज बेसिकली आपको याद होनी चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग कब लगाएंगे, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हो और उसने ये बोला हो कि यहाँ पे जो केस है वो मिनिमम डेविएशन का ही है ना, कि यहाँ पे जो रे है वो मिनिमम डेविएट हो रही है, तो हम लोग यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये दोनों चीजें वैलिड है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रिज्म जो आपको दिया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया एयर के रिस्पेक्ट में √2। ठीक है, प्रिज्म का एंगल जो है वो आपको दे दिया गया 60 डिग्री, और उसने बोला है कि यहाँ पे जो केस है वो मिनिमम डेविएशन का केस है, यानी डेल्टा M अभी भी यानी जो डेविएशन है वो मिनिमम है। इस केस में अब आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू बतानी है, I2 की वैल्यू बतानी है, R1 की वैल्यू बतानी है और R2 की वैल्यू बतानी है। इतनी सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, R1 कितना होगा, R2 कितना होगा। इसके साथ साथ आपको डेल्टा M भी बताना है कि डेल्टा M कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी सारी वैल्यू आपको बतानी। तो एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या होगा, देयर इज अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री whose material has a refractive index √2 with respect to air. In the case of minimum deviation, calculate angle of incidence, angle of emergence, angle of reflection
R1 and R2 along with angle of minimum deviation. ठीक है, यानी क्वेश्चन ये होगा कि एक प्रिज्म है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, जिसका फ्रिंज कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण, निर्गत कोण, है ना, R1 R2 और अल्पतम विचलन कोण, ये सारी वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। n इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई, ठीक है। वैल्यू रखिए n की, हो जाएगी √2 जगह साइन a की जगह रखेंगे 60 डिग्री प्लस डेल्टा हम लोग को फाइंड आउट करना है अपॉन। अब देखिए यहाँ रखेंगे साइन 60 डिग्री बाई, अब देखिए बनेगा साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हो गया 1/2। अब रूट टेस्ट इनटू कैसे करोगे, ऐसे आप मान लो 2 को लिखेंगे √2 कैंसिल हो गया तो 1/√2 आएगा, और 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45, तो साइन 45 का हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो साइन साइन हटा सकते हो आप, 2 का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, प्लस का 60 उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, तो डेल्टा m इक्वल टू आ जाएगा 30। तो पहला आंसर सही है, ठीक है भाई। साइन पहले आप लोग तरफ से हटा लेंगे, फिर 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा तो -60 हो जाएगा, 90 में 60 सेपरेट करेंगे तो 30। तो डेल्टा m हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं I1 I2। तो आपको पता होगा ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला केस है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का केस है। तो उस केस में I1 I2 दोनों बराबर होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है a प्लस डेल्टा m बाई। देखिए ये आपको दिया गया है 60 रख देंगे, डेल्टा m अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया है 30 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए a आपको 60 दिया गया और डेल्टा m हम लोग ने अभी 30 निकाला ही था, तो 60 प्लस 30 90 बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। तो I1 I2 की वैल्यू दोनों हम लोग ने निकाली। अब R1 R2 निकालना है तो दोनों बराबर होते हैं, मिनिमम डेविएशन वाले केस में दोनों की वैल्यू अगर आपको याद है, दोनों की वैल्यू बराबर होती थी a बाई, याद होगा R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, उनकी वैल्यू a बाई 2 होती है, एक वैल्यू रख देंगे 60 पॉइंट 2 वैल्यू सॉल्व करेंगे 30, ठीक है। तो डेल्टा m हम लोग ने निकाल लिया 30 डिग्री आएगा, I1 I2 निकाल लिए 45 डिग्री आएगा, R1 R2 निकाल लिए 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरीके आप लोग के सारे वैल्यू फाइंड आउट, होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसमें एक प्रिज्म है, ठीक है। उसकी ये वाली जो सरफेस है इसे हम लोग ने पॉलिश कर दी, कोटिंग कर दी, तो एक मिरर की तरीके वर्क करेंगे। अब ये बोला है कि एक जो रे आती है इस पे गिरती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसी रास्ते पे वापस आ जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो पक्का इस मिरर पे 90 डिग्री पे गिरी होगी, क्योंकि जब 90 डिग्री पे गिरेगी मिरर पे, प्लेन मिरर है गिरेगा, तभी वो उसको वापस भेजेगा, यानी तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी। तो पक्का ये 90 डिग्री पे गिरी होगी। प्रिज्म एंगल आपको दिया गया था 30 डिग्री, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा है कि आई की वैल्यू बताइए, हमने इसको आर मान ली। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ये 90 ये 30, तो अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देखें तो 90 30 120, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 होता है पूरा, तो अगर ये 60 हो गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो आर लिख लिया आपने 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये 90 ये 30 120, तो ये आएगा 60 डिग्री। 60 30 90 90 180 होता है ना सब, तो ये 60 आ गया। अब ये पूरा 90 होता है क्योंकि ये नॉर्मल होता है, तो अगर ये 60 की जगह 30 होगा तो आर की वैल्यू आ गई 30। अब इसका जो मटेरियल था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया गया, और सीधे यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो n इक्वल टू होता है sin i अपॉन sin r, ठीक है। रखिए वैल्यू √2, sin i को निकालना, sin r वैल्यू 30 डिग्री उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू sin r।
ये सॉल्व किया था अभी हम लोग ने, तो ये 1/√2 आता है सॉल्व करने के, ये हो जाएगा sin 45 इक्वल टू sin i, तो i इक्वल हो जाएगा 45। इस तरीके से हम इसको क्या क्वेश्चन था, एक प्रिज्म है, उसकी वाली सरफेस हम लोग ने पॉलिश कर दी, कोटिंग कर दी, जिससे एक मिरर बन गया, प्लेन मिरर। अब एक रे आगे गिरी और आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो इस उसी रास्ते पे वापस लौट के आ रही है, यानी पक्का ये मिरर पे 90 डिग्री पे गिरी हो। जब ये 90 है, प्रिज्म एंगल 30 लिया गया तो ये वाला एंगल 60 आएगा। ये पूरा 90 होता है, अगर ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा। अब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया था, आर आपने निकाल लिया, सीधे फॉर्मूला लगा दिया, n इक्वल टू sin i अपॉन sin r, वेल रख देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आएंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू लॉट। कि एक कोई मटेरियल है, वो मटेरियल जो है वायलेट कलर की है और रेड कलर की है, जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस शो कर रहा है वो है 1.54 और 1.5, ठीक है। यानी वो जो पदार्थ है वो बैगनी रंग और लाल रंग के लिए ये अपवर्तनांक जो है वो शो करता है, ठीक है। अब इसी मटेरियल का एक प्रिज्म बनाया गया, इसी मटेरियल का एक प्रिज्म बना दिया गया, जिसका प्रिज्म कोण यानी प्रिज्म एंगल जो है वो 5 डिग्री है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो बैगनी और लाल रंग के लिए एंगुलर डिस्पर्जन फाइंड आउट करिए, कोणीय वर्णक्षेपण, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन जो है आपसे फाइंड आउट करना है, तो आपको याद होगा उसको थीटा से डिनोट करते थे, और थीटा का जो फॉर्मूला आप लोग का बना था वो बना था NV माइनस NR इंटू K। याद होगा आपको, याद फॉर्मूला NV माइनस NR इंटू NV की वैल्यू रख दीजिए, तो 1.54 माइनस 1.51 इंटू A की वैल्यू 5 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 आएगा, 0.03 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन यानी कोणीय वर्णक्षेपण। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, थिन प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है, ठीक है। वो ग्लास से बना हुआ है, वो ग्लास का अपवर्तनांक आपको दे दिया गया 3/2। अब उसमें का इस पूरे प्रिज्म को उठा करके हमने जो है एक लिक्विड में डुबो दिया, एक लिक्विड में डुबो दिया, लिक्विड में डुबो दिया, और ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 4/4। तो उसने बोला आपसे कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि इस वाले केस में जब वो हवा में रखा हुआ है तब जो अल्पतम विचलन कोण आ रहा है, फिर जब पानी में डुबा दिया तब जो अल्पतम विचलन कोण आ रहा है, तो उसने कहा ये वाला कोण इसका 1/4 रह जाता है, 1/4 रह जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये बात हमको प्रूफ करके दिखानी। तो न्यूमेरिकल क्या है कि कांच का एक प्रिज्म है, कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, उसको उठा करके एक लिक्विड में जो है हम लोगों ने डुबो दिया है, वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। और आपको ये प्रूफ करना है कि इस वाले केस में जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बन रहा है और इस वाले केस में जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बन रहा है वो पहले वाले केस का 1/4 रह गया है। ये बात हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग एयर के लिए अल्पतम विचलन को डेल्टा ए माने, उसका मामला होगा n-1। अब एयर में
डालेंगे इसमें लिक्विड से ग्लास में डालेंगे, यानी Lng -1 रखना पड़ेगा। दोनों को डिवाइड करा लेते हैं, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा L इज इक्वल टू आ जाएगा Ang -1 अपॉन Lng-। इसको सॉल्व करते हैं। Ang की वैल्यू दी गई थी 3/2 माइनस, अब Lng कैसे निकलेगा? Ang हो गया 3/2 अपॉन Lng का मामला क्या होगा? Lng का मामला होगा Ang अपॉन An, ठीक है। तो Ang हो गया 3/2 अपॉन Anl था 4/3 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा L इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 -1 यानी 1/2 और नीचे आएगा 9/8, ये बन जाएगा 1/8 8 ऊपर पहुंच 9/8 बनेगा, माइनस करेंगे 2/4। अब हमको निकालना है डेल्टा L, तो डेल्टा L अगर निकालना है तो डेल्टा L घट जाएगा, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा डेल्टा A/। देखिए जो लिक्विड में डुबोने पे अल्पतम विचलन कोण आया, उसका मान हवा वाले केस का 1/4 है, ये हमको प्रूव करना। होप आपको ये चीज अच्छी समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में आपको एक राइट एंगल यानी समकोणीय प्रिज्म दिया गया है, ठीक है। ये एक समकोणीय प्रिज्म है और ये समद्विबाहु भी, यानी इसमें दोनों भुजाएं बराबर भी, अगर ऐसा तो ये वाला कोण 45 हो जाएगा और ये वाला कोण भी 45। और उसने बोला कि एक प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत गिरती है, जब लंबवत गिरी है तो आपने पढ़ा होगा कि ये सीधी चली गई, ये सीधी चली गई, यानी ये ऐसे आई सीधी चली गई। अब उसने ये बात बोली है कि ये 90 डिग्री से डेविएट होती है, 90 डिग्री पे एक कोण पे विचलित होती है, तो ये विचलित हो गई और ये ऐसे 90 डिग्री पे, जब 90 डिग्री पे गई तो ये भी 90 हो जाएगा, ये ऐसे सीधे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका हो गया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जब हम लोग कोण की बात कर लेते हैं तो देखिए ये 90, ये 45, ये 45 हुआ और ये 45 हुआ, ये वाला भी 45 हुआ क्योंकि ये 90 हुआ, ये 45 है, ये भी 45 होगा क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा। अब अगर हम आज समझे यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है यानी 45 डिग्री, ये कांच और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, उससे ज्यादा होगा, तभी भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोनों तरफ का साइन ले लीजिए, तो साइन 45 ग्रेटर देन हो जाएगा साइन सी। अब साइन सी का फॉर्मूला आपको याद होता था 1/n, ठीक है, तो 1/n आ गया। साइन 45 की होती है 1/√2, ठीक है, यानी 1/√2 की वैल्यू ज्यादा होनी है 1/n से। अगर ऐसा है पक्का n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। आगे बात समझे, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है कि IR होना है, ऐसा तभी होगा जब ये वाला कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन 45 की वैल्यू साइन सी से ज्यादा होगी। अब साइन 45 और साइन सी की वैल्यू 1/n होती है, तो साइन 45 बड़ा होगा 1/n से, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बड़ा हो जाएगा 1/n से। अगर ऐसा है कि 1/√2 की वैल्यू 1/n से बड़ी है, तो पक्का n की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, यानी ये जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है, अगर ऐसा ही चीजें उसमें हो रही है तो पक्का उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो √2 से बड़ा होगा, यानी 1.41 से जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपको ये अच्छे समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।